हाँ, तो हम हम लोग जो है पहले 100 क्वेश्चन कर चुके हैं पेपर 1 का, और ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जो यूजीसी नेट का परीक्षा देंगे वो सारे पेपरों के लिए जो है कि कॉमन पेपर है पेपर 1। तो 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग आगे का प्रश्न जो है करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे का प्रश्न जो है आज हम लोग करने वाले हैं। और पहले जो है कि हम लोग क्या किए, 100 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने से उद्देश्य से अपने व्याख्याओं की एक योजना बनाई है। नीचे मदों दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 संज्ञानात्मक अंत विनिमय के स्तर पर संबंधित है और सेट 2 उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सेटों को सम्मिलित कीजिए और कूट के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दो सेट दिए हुए 1 और 2, उसमें दोनों को जो क्या करना है कि हम लोग को जो मैच करना है। तो इधर देखिए ए में दिया स्मृति स्तर, बी में दिया अबोध स्तर, सी में दिया है विस्मर्शी स्तर, और इधर जो 4 ऑप्शन दिए हुए किसी बिंदु के उपकरणों का गैर उपकरणों का पृथक करने का अवसर, 2 में है प्रस्तुतिकरण के दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का दर्ज करना, और 3 में दिया सूचना के विभिन्न मुद्दों का चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों से कहना, और 4 में दिया है विवेच्य बिंदु का आलोचना विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। ये 4 है और इसमें से सही जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। मतलब ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का जो है 4 हो जाएगा। इसको जो हम लोग व्याख्या कर देखते हैं। व्याख्या में क्या है, व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है आपको जो है कि ये जो है सबसे पहले तो यहाँ पर संज्ञानात्मक अंतर्वृत्ति जो है संज्ञानात्मक को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। स्मृति स्तर जो है प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का दर्ज करना है, और बी में जो है अबोध स्तर किसी बिंदु के उपकरणों और गैर उपधारणों की पृथक करने का अवसर देना है। और हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है कि हम लोग देखते हैं आगे जो सी में जो है कि हम लोग क्या लिखा है विस्मर्शी स्तर। तो इसमें क्या था, इसमें जो मैच होता है विवेचन बिंदुओं की आलोचना विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 102 में। इसमें क्या शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पर कूट के अनुसार से आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर में लिखा है जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। 2 में है प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। 3 में है अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। 4 में है शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। 5 में है कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। और 5 में है वास्तविक अधिगम अभिप्राय है कंठस्थ किया जाना वाला अधिगम है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया और कोट से दिया गया है, तो कौन सबसे पहले सही होगा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। और इसका जो है कि व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में हम लोग का इसका आंसर बहुत अच्छा सरलतापूर्वक हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय स्वीकार कथन। मतलब यहाँ पर आप जो है इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले जब छात्र किसी परीक्षा में सफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो सफल होता है। 2 में प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। उसके बाद 3 नंबर में अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। और 5 में है कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। ये बात जो है कि यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें से सिर्फ 4 नंबर को हटा दिया गया है, 1, 2, 3 और 5 को जो है रख लिया गया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 103 में पहुँचते हैं। निम्नलिखित कथनों का समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम के प्राकृति एवं उद्देश्य के सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपके जो ये भी कोट के अनुसार होगा। तो 1 नंबर में देखिए शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। 2 में दिया गया है शिक्षण सामाजिकृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। 3 में दिया गया है शिक्षण के अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। 4 में दिया गया है आपका शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतकरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। अब इसमें कूट के अनुसार आपको जो है कि आंसर करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 5वां भी दिया गया है।
5 क्या दिया गया है, 5 में कहा गया है शिक्षण एक अंतक्रिया है और प्रकृति के त्रिपदी है, जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो ये जो है कि ऑप्शन अब जो है कि यहाँ पर आपका कुट में दिया गया ऑप्शन एक, ए ऑप्शन क्या दिया है, ए में ऑप्शन है 1 और 2 4, ये जो है आपके सही है। 2 बी में दिया गया 1 4 और 5 सही होगा। सी में दिया गया 2 या 3 और 5 जो है कि सही होगा। और डी में दिया गया 1 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है कि 2 3 और 5 जो लिखा हुआ है वो आपका बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या जो है कि हम लोग देखते हैं, है ना, इसकी व्याख्या जो है कि हम लोग देखते हैं। तो व्याख्या क्या है, सी शिक्षण और अधिगम के प्राकृतिक एवं उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप निम्नलिखित है। पहला जो यहाँ पर दिया 2 नंबर का, शिक्षण सामाजिक कृत है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत है। 3 में है शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। 5 में शिक्षण एक अंत क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। 104 में जो है क्या है, 104 में आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। तो इसका ऑप्शन ए में प्रश्न पूछना, बी विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग करना, सी संरचना, डी अनुदेशात्मक विविधता। इसका जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। डी जो है कि आपका सही है। तो डी में क्या कहता है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 104 हो गया। और लोग क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कि आपका जो है अभिकथन वाला क्वेश्चन है। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। और आर कहता है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। अब निश्चित देखिए जो कूट है उसके अनुसार इसको हम लोग सही करना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन दिए हैं 4। पहला दिया है ए गलत है लेकिन आर सही है। बी में बोलता है कि आपका जो है दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। सी बोलता है, सी का में कहा गया ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। डी में कहा गया है ए सही है लेकिन आर गलत है। और आपका आंसर भी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है, अभिकथन ए समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए सत्य है, जबकि दिया गया तर्क आर समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है असत्य, क्योंकि अधिगम अनुभव द्वारा औपचारिक तरीके से भी प्राप्त होता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ते हैं। तो 106 के क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से वितरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। यहाँ पर ए में दिया है शिक्षण और अधिगम वांछित रूप से संबंधित है। बी में कहा गया है शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं होता। सी में कहा गया समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों के कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। डी में कहा गया समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति के औपचारिक होता है। और ई में कहा गया है शिक्षक एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। और एफ में कहा गया शिक्षण एक सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है। यहाँ पर कूट दिया गया है। कूट में जो है कि ए बी सी और डी दिया गया है। ए में कहा गया है डी और ई और एफ सही है। बी में कहा गया है ए बी और डी सही है। सी में कहा गया सी बी और ई सही है। डी में कहा गया ए और सी और एफ सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। मतलब आपका ए सी और एफ जो है कि सही है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्न कथन समुच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से वितरण प्रस्तुत करता है। शिक्षण और अधिगम अविच्छेद्य रूप से संबंधित है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों के कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत है। अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 में पहुँचते हैं। 107 में जो क्या है, तो 107 में कहा जाता है शिक्षण संप्रेषण से संबंधित सम्मिश्र विकास प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। तो इसका जो है ऑप्शन 4 दिया गया है। ए सिमरन फ्राइंड, बी क्रुथ लेविन, ऑप्शन सी लेव वायोस्की और ऑप्शन डी लेवरेक्स वाडूरा। तो इसका आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। लेव वायोस्की जो है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण से संबंधित संयुक्त विकास
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वायोस्की द्वारा विकसित की गई है। वायोस्की के अनुसार संयुक्त विकास के क्षेत्र का तात्पर्य बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच होने वाले अंतर से है। वायोस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक भाषा की सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही सीखता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवर्तनों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर हैं। ऑप्शन जो है कि यहाँ पर कितने हैं, तो 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक जो है कि आपका सही होगा। तो यहाँ पर एक कौन सा सही होगा हम लोग देखते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर ए में कहा गया प्रौद्योगिकी परिस्थिति, बी में कहा गया कार्योत्तर पद्धति, और सी में कहा गया विशिष्ट अध्ययन पद्धति, और डी में कहा गया है वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ पर बिल्कुल सही है, विशिष्ट अध्ययन पद्धति। इसका जो हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कहा गया है। तो व्याख्या में विशिष्ट अध्ययन सामाजिक वास्तविकता को जानने के लिए परतों का संलग्न, संगठन, विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरण का एक ढंग है। अध्ययन के क्षेत्र में सीमित होने के कारण इस प्रकार के अनुसंधानों की सूक्ष्मता तथा गहराई से संबंधित इकाई के व्यवहार, प्रतिमानों व उसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत गुणात्मक अध्ययन करना संभव होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 में चले गए हैं। 109 में क्या कहता है, विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शिक्षण की विशिष्ट विधि, ऑप्शन बी अवधारणा प्रतिचिरण चित्रण, ऑप्शन सी समकक्षीय अनुदेशन, ऑप्शन डी क्विज। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ए में कहा गया है विद्यार्थी कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की विशिष्ट विधि में है, मतलब इसकी व्याख्या भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 की ओर बढ़ते हैं। 110 में क्या है, निम्नलिखित सूची में से उन कथनों का पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए में कहा गया है संरचना देना, जिसे क्या आगे कहा जाना है के विषय में व्यवस्था देने हेतु टिप्पणियां दी जाती हैं। ऑप्शन बी प्रक्रिया एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंगठित है, इसे संबंधित स्पष्टता। डी में कहा गया विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदानों का शिक्षक द्वारा विषय प्रस्तुति में अपने द्वारा की गई प्रस्तुति से जोड़ना। और ई में कहा गया है, ई में अनुदेशात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण एवं लचीलापन हो। एफ में कहा गया विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य है विद्यार्थी किस गति से अवरोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेते हैं। तो कूट में आंसर देना। ए नंबर में आपका ए, बी और सी आपका क्या सही होगा। बी में दिया गया सी, ई और एफ, और सी में दिया गया बी, सी और डी, और डी ऑप्शन में दिया गया ए, सी और एफ। मतलब इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, मतलब सी, ई और एफ जो कहा गया वो सही है। व्याख्या को देखते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या कहा गया है, शोध साक्ष्यों के समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों को निम्न कथनों के रूप में माना जाता है। सी नंबर शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंगत है, इससे संबंधित स्पष्टता। ई में अनुदेशात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण एवं लचीलापन। एफ में विद्यार्थी की सफलता दर, जिसका तात्पर्य है विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 110 जो है कि कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 111 में है, बहुविधि प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है जो किसने सिद्धांत दिया है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। बहुविधि प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी में दिया गया हॉलबर्ट गार्डन, ऑप्शन सी में दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन, और ऑप्शन डी में दिया गया जीन पियाजे। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलबर्ट गार्डन, है ना। अब इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा गया है, व्याख्या में कहा जाता है बहुविधि प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डन ने किया था। गार्डन
जॉर्डन ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्राक्रिय होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 में बात करते हैं। 112 में क्या चर्चा होती है? तो 112 में कहा जाता है कि कक्षा में अधिगम कराने के लिए विद्यार्थियों के किस योग्यता स्तर पर ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए प्रतिभावना स्तर, ऑप्शन बी कमजोर स्तर, ऑप्शन सी औसतन स्तर, ऑप्शन डी विभिन्न स्तर। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। कक्षा के अधिगम के लिए विद्यार्थियों की औसत स्तर की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए और सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करना चाहिए और अपने अध्यापन के माध्यम से स्पष्ट कर दे कि आपके लिए सभी विद्यार्थी बराबर हैं। उन सबके साथ सम्मान के साथ बात करें। ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 112 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़ते हैं। 113 में क्या कहा गया है? शिक्षक बनने के आप किस कथन से अधिक सहमत हैं? यहाँ पूछा गया शिक्षक बनने के आप किस कथन से अधिक सहमत हैं? तो ऑप्शन ए कोई रोजगार ना मिलना, ऑप्शन बी आराम के लिए, ऑप्शन सी अधिक धन प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। शिक्षक एक दर्जा समाज में हमेशा से पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहता है तो कोई उसे शिक्षक कहता है। ये सभी शब्द एक ऐसे व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है और जिसका योगदान किसी भी देश या राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करना। अतः शिक्षक को समाज में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। ये हम लोग जो है कि हम लोग क्वेश्चन जो है कि 113 कर दिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है इसकी व्याख्या है ना। तो यहाँ ये व्याख्या भी हम लोग देख लिए और अब हम लोग जो है कि बी मतलब कि क्या कहते हैं बी ग्रुप में आते हैं। शिक्षार्थी की विशेषता किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्ति की विभिन्नता। इसमें से आपका जो है कि क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 में आ गए हैं। 114 निम्नलिखित में से कौन सा वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, ऑप्शन बी वे तार्किक से कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन सी वे उचित स्थिर पहचान खोजते हैं, ऑप्शन डी वे संतुलित चयन कर सकते हैं और ऑप्शन ई बहुता सामाजिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं। ये आपके 5 है और उसमें से ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। ए नंबर बी नंबर आपके सही है, बी ऑप्शन में कहा गया ए और डी सही है, सी में कहा गया है सी और ई सही है और ऑप्शन डी में कहा गया सी और डी आपका सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है कि बिल्कुल सही है। तो सी में क्या कहा गया है? सी और ई जो आपका सही है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्याख्या में बताएगा। वयस्क शिक्षार्थियों के निम्नलिखित विशेषता: वे परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वे तार्किकता से कार्य कर सकते हैं, वे संतुलित चयन कर सकते हैं, वे लक्ष्य उन्मुखी होते हैं, इनके विचारों में लोचशीलता नहीं होती है इत्यादि। ये हम लोग जो है कि अब हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 115। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 क्रिया प्रसूत अनुकूलन की खोज थॉर्नडाइक ने की थी और वहाँ पर कथन 2 काल्स्की की अनुकूलन की खोज इल्वान पॉलोव ने किया था, है ना। तो ये आपके 2 हैं और 2 में से जो है कि हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन दिया है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन में दिया कथन 1 और 2 दोनों सही है। सी में कहा गया कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है और डी में कहा गया कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। तो इसका आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही है, सी नंबर सही है। इसका व्याख्या देखते हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुकूलन दंड और प्रबंधन के द्वारा अधिगम प्रक्रिया की खोज B.F. स्किनर ने की थी। कथन 2 सही है क्योंकि क्लास्की अनुकूलन संगठन से अधिगम की खोज इल्वान पॉलोव ने किया था। तो ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 115 हो गया। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 116 में जाते हैं, सूची 1 और 2। तो 1 में जो है कि आपका सूची 1 में जो है ए में दिया गया
आगमनात्मक सोच, बी स्मृति विज्ञान, सी अग्रणी संगठन, डी समस्या समाधान के रचनात्मक विधि। और इधर जो 1 नंबर में दिया हिल्डा डाबा, 2 में दिया गया माइकल प्रेस्वी, 3 में दिया गया है बिल गार्डन और 4 में दिया गया है डेविड आसू बेल। तो यहाँ पर आपका कुट जो दिया गया इसमें देखना है कि किसका जो है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मिलानचिन जो है कि आपका सही है, और इसको हम लोग व्याख्या में जो है कि सही रूप से देखते हैं। तो आपका जो 1 नंबर आगमनात्मक सोच जो है हिल्डा डाबा ने दिया था, स्मृति विज्ञान जो है माइकल प्रेस ने दिया था, अग्रिम संगठक जो है डेविड आसुवेल ने दिया था, समस्या समाधान की रचनात्मक विधि जो है विल गार्डन ने दिया था। तो ये 4 आपके हो गए। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 85%। तो इसका जो है कि आंसर जो है कि डी जो है कि आपका सही है। 85% जो है कि मस्तिष्क जो है कि आपका जो है कि विकास हो जाता है। इसका जो हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है? मस्तिष्क मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है और जन्म के समय इसकी औसत माप वयस्क मस्तिष्क के आयतन 25% होता है। पहले साल में यह दुगुना 50 तक हो जाता है, या अनोत्तर 2 वर्ष का 75 और 3 वर्ष में 80% और 6 वर्ष की आयु में तक 90% लगभग पूर्णतः विकास हो जाता है। तो ये आपका व्याख्या था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 में आगे हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्देश्यों को कार्य के जटिलता के आधार पर पद सोपानिक कर्म की व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया है, अब कुट में इसका आंसर भरना होगा। अनुप्रयोग, बी में मूल्यांकन, सी में ज्ञान, डी में विश्लेषण, ई में संश्लेषण। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया उसमें से आपका जो है कि क्या करना है कि बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि CADEV जो दिया है, सी नंबर ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या संज्ञानात्मक क्षेत्र में दिए गए उद्देश्य का बुल्म के अधिगम वर्गीकरण से लिया गया है। जटिलता के आधार पर संज्ञानात्मक क्षेत्र के दिए गए उद्देश्यों का पद सोपानिक क्रम है। पहला ज्ञान, फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन, फिर अनुप्रयोग, फिर जो है संश्लेषण। ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 118 हो गया। अब हम लोग जो है फिर से जो है 119 में मैचिंग है, और मैचिंग में एक साइड आपका दिया गया परंपरागत अधिगम, 2 फिर जो है कि प्रत्यक्ष निर्देश, और सी में दिया अनुपरता, और डी में दिया सामाजिक अधिगम, और सूची 2 में दिया गया अल्बर्ट बाडूरा, 2 में टॉमस गुड, और फिर 3 में दिया है बुल्म, और 4 में दिया है कार्ल स्मिथ। तो इसका जो है आप देखिएगा तो इसका जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी जो है आपका सही। ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा व्याख्या में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हम लोग का जो है कि ऑप्शन ए जो प्रांगत अधिगम है, प्रांगत अधिगम आपका ब्लूम के द्वारा दिया गया, प्रत्यक्ष निर्देशन आप टॉम गुड के द्वारा दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, अनुरूपता जो है आपका कार्ल स्मिथ के द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम जो है अल्बर्ट बाडूरा के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत क्षमता का निर्माण करता है? एक में दिया गया समानुभूति, 2 में अभिप्रेरणा, 3 में जो सामाजिक कौशल, 4 में जो है स्व जागरूकता, और 5 में आत्मनियंत्रण। तो यहाँ पर कोट में आंसर करना है। तो ए में जो है कि 1 2 3 सही, बी में बताया है कि 2 3 4 सही है, सी में बताया 2 4 5 सही है, और डी में जो है 3 4 5 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, 2 4 और 5 जो है सही है। तो इसको जो हम लोग व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में क्या है? व्याख्या में व्यक्तिगत क्षमता बताती है कि हम खुद को कैसे परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तिगत क्षमता का निर्माण करते हैं। स्व जागरूकता अपनी आंतरिक अवस्थाओं, प्रियताओं, संसाधनों और अंत ज्ञानों को जानना है। 2 में आत्मनियंत्रण अपनी आंतरिक अवस्थाओं और आवेगों और संवेगों का प्रबंधन करना। 3 में जो अभिप्रेरणा भावनात्मक प्रवृत्तियां जो लक्ष्यों को तक पहुंचने में मार्गदर्शन या सुविधा प्रदान करती है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 121 में पहुंच गए हैं। 121 में जो है कथन दिया गया है। कथन 1 में कहा गया है, जब व्यक्ति किसी विकल्प को संप्रेषित करते हैं या किन्हीं क्रियाओं से प्रतिबंध होते हैं तो तादृश विचलन घटित होता है। कथन 2 में क्या क्या है? तदस्थ प्रोबंध निवेश सम्मेशन के बिना प्रतिबद्धता होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही चुनें। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी में कहा गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी में कहा गया है कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। डी में कहा गया है कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। और इसका आंसर आपका जो है कि आपका डी नंबर सही हो जाएगा।
जो है कथन 1 गलत है और कथन 2 जो है सही है। अब इसका जो व्याख्या देखते हैं। पहचान एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग प्रदर्शित करती है। व्यक्ति को उसके व्यवहार, विश्वासों और विकल्पों के आधार पर अवधारणा को अनूठे तरीके से संवर्धित, अनूठे मतलब अलग तरीके से सम्मिलित करती है ना। और या तादृशा विचरण किसी व्यक्ति की विशेष पहचान स्थापित न कर पाने की स्थिति में यह अक्सर युवा पीढ़ी को देखने को मिलता है। तादृश पूर्वबंधो निवेश सम्प्रेषण के बिना प्रतिबद्धता होती, अतः कथन 1 असत्य है और कथन 2 जो है सत्य है। अब हम लोग को जो है फिर से मैचिंग लिस्ट दिया गया है। इधर जो है नैतिक विकास सिद्धांत है, तो उधर आपका सूची में जॉन हॉर्न दे दिया है। फिर जो है कि बी में इधर तरल बुद्धि का सिद्धांत है, तो 2 में उधर जो लॉरेंस कॉलबर्ग दिया गया है। या सी में जो है रविकृत बुद्धि का सिद्धांत है, तो उधर जो है एक्शन दिया गया है। डी में यहाँ पर आपका जो है ऋण स्थगन दिया गया, तो उस जो है कैटल को दिया गया। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका जो है कि सही है। ऑप्शन ए आपका जो है कि बिल्कुल सही। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं बढ़िया से। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कॉलबर्ग ने दिया है। तरल बुद्धि का सिद्धांत जो है रेमंड कैटल ने दिया था। और स्वीकृति बुद्धि का सिद्धांत जो है जॉन हॉर्न ने दिया था। ऋण स्थगन जो है एरिक एक्सन ने जो है इसका सिद्धांत दिया था। तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 123 की ओर बढ़ते हैं। 123 में क्या लिखा है? बहुबुद्धि बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सटीकता एवं दृश्य एवं स्थानीय वस्तुओं का परिदर्शन की योग्यता मानव की किस योग्यता से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए प्राकृतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी अंतर्वैदिक, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी स्थानिक। तो इसका ऑप्शन जो है कि आपका जो है कि डी जो है कि आपका सही हो जाएगा। इसका जो है कि आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? डी जो है कि आपका सही हो जाएगा, हाँ स्थानिक। अब इसका जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। बुद्धि बहुविधि सिद्धांत हार्डन गार्डन के द्वारा दिया गया, उसके अनुसार बालक में जन्मजात सभी प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। कुछ प्रकार की बुद्धि वह सामाजिक वातावरण में आकर भी सीखता है। बुद्धि का बहुविधि सिद्धांत अधिकर्ता को सीखने में सहायता करता है। बहुविधि बुद्धि निम्न प्रकार की होती है: तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषीय भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और संगतिक बुद्धि। ये आपके जो है कि इसकी व्याख्या यहाँ पर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग है ना, वो इसके बाद इसमें व्याख्या में जो है वो थोड़ा सा था शारीरिक गति बुद्धि, और 5वां जो अंतर विषय और प्रासंगिक योग्यता, और 7वां है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और 8वां जो प्राकृतिक बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सटीकता के दृश्य को स्थानिक वस्तुओं के प्रतिष्ठन की योग्यता मानकर स्थानिक योग्यता से संबंधित है। अब हम लोग 124 में पहुँचते हैं। इसमें भी जो अभिकथन दिया गया, शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम रटन यंत्रवत स्मरण की विधि से दूर हटे। और अभिकथन 2 में कहता है शिक्षक को ज्ञान को स्कूल ज्ञान के जीवन के साथ संबंध रखना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4। पहला क्या, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। फिर 2 में कहा गया, ऑप्शन बी में कहा गया कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। और फिर जो है कि ऑप्शन डी जो है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है कि आपका क्या है, आपका जो है कि सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है कि आपका सही हो जाए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। और इसका व्याख्या देखते हैं। चिंतनशील शिक्षण एक अभ्यास है जिसमें सीखना शामिल है कि आपने वातावरण के सीखकर एक अधिक आकर्षक शिक्षक कैसे बने। एक शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीखने को रटने की विधि से दूर स्थानांतरित किया जाए तथा नए ज्ञान कौशल क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में कहता है प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? ऑप्शन ए शारीरिक क्रियात्मक वृद्धि, ऑप्शन बी समकक्ष समूह के स्थान 7 गतिविधियों पर अधिगम, सी में कहा गया आत्मनियंत्रण, डी में कहा गया तर्कसंगत रूप से कार्य करने की योग्यता, ई में कहा गया अधिगम मार्गदर्शन और नियंत्रण के मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको कूट में आपको आंसर करना है। तो कूट में जो आंसर आपको दिया गया ए बी सही है, या बी ऑप्शन में कहा गया बी और सी सही है,
और सी में कहा गया सी और डी सही है, और डी ऑप्शन में कहा गया सी, डी और ई जो है सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कहा कि किसका व्याख्या देखते हैं, प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं की विशेषता है, वैक शिक्षा स्वनिर्देशित होती है, तर्कसंगत रूप से कार्य करने की योग्यता होती है, लक्ष्य उन्मुखी होती है, ज्ञान और जीवन के अनुभव का उपयोग करता है, आत्मनियंत्रण होता है। ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 125 जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय पास व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है? ए नंबर अंतविन्यास, बी नंबर अति विश्वास, सी नंबर संचित मार्गों अनुसरण, डी नंबर अव्यवस्थित होना, ई नंबर रिकॉर्ड नहीं रखना। ये जो है और इसको कोट में फिर दिया गया है, तो इसका आंसर जो है कि आपको करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। बी सी डी ये जो है सही है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। निर्णय पास को एक विचार प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यह स्थिजन जागरूकता के अनुरूप कार्यरत होता है, यह पूर्वाग्रह, अति विश्वास, संक्षिप्त मार्गदर्शन अनुसरण, अवस्थित होना, निम्न स्तरीय मानसिकता, संकोची प्रतिक्रियाओं आदि गुण व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है, अतः विकल्प बी जो है कि इसका सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 में जो है कि बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक, भावनात्मक और मसन चालक अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकृत श्रेणियां हैं? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी अभिज्ञता, डी अभिलक्षण कन, और ऑप्शन ई जो है सज्जीकरण। तो इसका आपका जो है आंसर जो है कूट में देना है। तो कूट जो है देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है आपका ए, बी और सी सही है, ऑप्शन बी में कहा गया बी और डी और ई सही है, और सी में कहा गया बी और सी और डी सही है, और डी में कहा गया सी, डी और ई सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही है। बी, डी और ई जो है इसमें सही है। मूल्यांकन, अभिलक्षण, सहजीकरण, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मन संस्था अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकरण श्रेणियां हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 128 नंबर का क्वेश्चन। NSQF किस तरह स्तर के श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित स्तर करता है? ए नंबर ज्ञान कौशल अभिवृद्धि, बी नंबर ज्ञान कौशल अनुभव, सी नंबर ज्ञान उपलब्धि अभिवृद्धि, ऑप्शन डी कौशल अनुभव अभिवृद्धि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका जो है कि आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में है आपका राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF ज्ञान कौशल की योग्यता के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों को सीखने के संदर्भ में NSQF को परिभाषित किया जाता है। यह ज्ञान विद्यार्थियों के पास होना अनिवार्य है, भले ही वह किसी भी प्रकार का शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। अतः विकल्प ए जो है सत्य। अब 129 में जो है लिस्ट बनाया है, लिस्ट दिया गया है, तो लिस्ट देखते हैं, इसको सम्मिलित करना है। तो देखते हैं ए में आधारभूत अविश्वास है, और बी में दिया परिश्रम बनाम हीनता, सी में दिया गया आत्महीनता और एकाकीपन, और डी में दिया गया उत्पादकता बनाम गतिरोध। इधर जो है कि आपका सूची 2 में लालन पालन परामर्श है, उसके बाद प्रेम संबंध है, विद्यालय स्कूल है, भरण फील्डिंग है। इसके अनुसार यदि हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा समझने के लिए थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर जो है किस तरह मिलेगा, आपका आधारभूत विश्वास बनाम आधारभूत अविश्वास है, वो आपका भरण फील्डिंग है ना, भरण फील्डिंग है, और परिश्रम बनाम हीनता जो है विद्यालय स्कूल जो है आपका हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जो है देखते हैं, आगे जो है कि सी नंबर में आत्मीय बनाम एकाकीपन है, जो प्रेम संबंध हो जाएगा, और जो है उत्पादकता बनाम गतिरोध जो है लालन पालन परामर्श जो है प्रदान करना हो जाएगा। तो ये आपका जो है कि आपका हो गया। अब 130 नंबर में जो है कि उसमें भी जो है कि हम लोग को यहाँ पर दिया गया मैचिंग। तो संबंधी प्रेरक, पूर्व संज्ञात्मक, मूर्त संज्ञात्मक, आंतरिक संज्ञात्मक, ये जो है कि 4 दिया गया। और सूची 2 में जो दिया गया ग्रेड से पूर्व की अवस्था से लगभग 11 वर्ष की आयु तक, किशोर अवस्था से 0 से 2, और जो है कि 7 बच्चों के बोलना शुरू करने के लगभग 7 वर्षों तक। ये जो है इसका आंसर के रूप में यदि देखा जाए तो ऑप्शन के रूप में, तो आपका जो है कि बिल्कुल सही जो है कि आपका डी नंबर का आपका सही हो जाए। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। और यदि इसको हम लोग व्याख्या करते हैं तो व्याख्या में क्या है, डी दी गई सूची के अनुसार सम्मिलित कर संबंधी प्रेरक जो है 0 से 2 वर्ष तक, पूर्ण संज्ञानात्मक क्रिया बच्चों के बोलना शुरू करने से लगभग 7 वर्षों तक, मूर्ण संज्ञानात्मक क्रिया जो है कि आपका प्रथम ग्रेड से पूर्व किशोरावस्था के लगभग 11 वर्ष तक, और आंतरिक संज्ञानात्मक
निरात्मक जो है किशोरावस्था से वयस्क तक। ये आपके जो है कि होंगे व्याख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 करते हैं। सार्थक शब्दावली अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन किन बातों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में आपका कहा गया है ज्ञान पाश्चर्या के विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन बी में कहा गया है नई जानकारी अधिगम को प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। और उसके बाद और नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ये जो है कि नंबर है। जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री अनुदेश परोसते हैं तब वे पाठ्यक्रमों का अधिगम के संबंध में विचार का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। डी में कहा गया है विद्यार्थी समालोचनात्मक प्रश्न उत्तर के उत्तर कैसे देते हैं। ई में कहा गया है संस्थान में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना किस प्रकार की होती है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में कहा गया ए, बी और सी सही है। बी में कहा गया है कि ए, बी और डी सही है। और सी में कहा गया है ए, बी और ई सही है। और डी में कहा गया सी, डी और ई सही है। इसमें से आपको जो है कि एक सही मारना है और इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसकी व्याख्या को हम लोग बढ़िया से देखते हैं और व्याख्या को देखते हैं। ए सार्थक शाब्दिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है। ए नंबर 1 ज्ञान पाश्चर्या के विषय वस्तु को कैसे अवस्थित किया जाता है। नई जानकारी अधिगम को प्रोसेस कैसे करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। जब शिक्षक विद्यार्थियों को नई सामग्री अनुदेश परोसते हैं तब वे पाठचर्या और अधिगम के संबंध में विचारों का अनुप्रयोग किस प्रकार से करता है। सार्थक शाब्दिक अधिगम को सिद्धांत डेविड आंसुबेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने छात्र के ज्ञान के आधार पर शिक्षण को विस्तारित करने पर बहुत जोर दिया है। अब हम लोग 132 नंबर का क्वेश्चन में आ चुके हैं। 132 में क्या क्या, एक प्रतिभाशाली छात्र को आप परामर्श देंगे। ए नंबर में कहा गया है दुकानदार बनने की। बी में कहा गया विश्वविद्यालय अध्यापक बनने की। सी में कहा गया IAS अफसर बनने की। और डी में कहा गया है IPS अफसर बनने की। तो यहाँ पर आपका जो है इसका ऑप्शन हम लोग जो है कि देखते हैं इसके बाद क्या। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जिसकी मानसिक आयु अपने जीवन आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। हमें प्रतिभाओं का उचित सम्मान करना और चाहिए तथा किसी प्रकार का उनका चयन करके ज्ञान योग्यता व क्षमता का समाज और राष्ट्र हित में योगदान लेने और ज्ञान की सुनिश्चित करना चाहिए। और गुड एडजस्टमेंटेड जो है कि बनने के बाद का है, लेकिन प्रतिभाशाली को जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो एक अच्छा नागरिक बने वही सबसे बढ़िया आती है। ऑप्शन जो है 4 है, उसमें से आप जो है कि समझ लीजिए कि इसको मानना है। लेकिन एक जो है कि प्रतिभाशाली छात्र जो है उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको जो आगे बढ़ने का प्रेरणा देना चाहिए। और वो जो है एक अच्छा नागरिक बन सके, नागरिकों के लिए सहयोगी बन सके और देश के लिए लाभदायक हो सके, ये चीज़ होना चाहिए। तो उसको किसी 4 ऑप्शन में नहीं बांधा जा सकता है। अब हम लोग जो 133 नंबर में आते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन जो है कि मिलाना है। तो मिलाना क्या है, इधर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है जिसको हम लोग मिलाना है। तो हम लोग इसको जो है मिलाना है। जब मौलिक विश्वास बनाम मौलिक अविश्वास, पहल बनाम दोष, ये सब जो है कि दिया है। तो इसको हम लोग यदि ऑप्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो ये ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए का जो है 4 से, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का जो है 2 से। और इसका जो है कि बढ़िया से यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि सही सम्मेलन जो है कि ए है, ये हम लोग जान रहे हैं। मौलिक विश्वास बनाम जन्म के 12 से 18 महीने तक। मौलिक विश्वास जो है क्या बनाम जो है मौलिक अविश्वास जो है, मौलिक विश्वास बनाम मौलिक विश्वास जो है कि आपका जन्म से 12 से 18 वर्ष तक, जो है कि बनाम मौलिक अविश्वास जो है 3 से 6 वर्ष तक। अंतरात्म बनाम एकीकरण जो है पूर्व व्यवस्था से। और अहम सत्यनिष्ठा बनाम जो है क्या हो जाएगा आपका बाद की व्यवस्था से। तो ये आपके जो है कि हो गया क्वेश्चन नंबर 133। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 का अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन एक कहता है शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वे हैं और जो भी उनका संज्ञात्मक स्तर है। तर्क जो दिया गया है निपुणता निरात्मक जजमेंट होना अनभिज्ञता को उजागर करना सफल संप्रेषण के मार्ग में अवरोध करता। अब इसमें कथन दिया गया है। कथन जो है ऑप्शन ए में कहा गया है ए और आर दोनों सत्य और ए आर की सही व्याख्या करता है। बी में कहा गया ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है ना। तो और उसके बाद जो है ऑप्शन सी में से सही है परंतु आर असत्य है। डी में कहा गया आपका जो है कि ए असत्य है परंतु आर जो है आपका सत्य है। इसका ऑप्शन के अनुसार ए जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अभिकथन शिक्षकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि वे हैं और जो भी उनका संज्ञात्मक स्तर है। सत्य है कि जिसके संदर्भ में दिया गया कारण
निफ्रोजन निर्णयात्मक जजमेंटल होना, अभियंता का उजागर करना, सफल पर संप्रेषण के मार्ग में अवरोध है, सभी सभी सत्य तथा अभिकथन की सही व्याख्या करता है ना। तो अब हम लोग जो है 135 नंबर का जो क्वेश्चन में आ गए हैं। 135 क्वेश्चन में जो है कि यहाँ पर आपको जो है अभिकथन दिया गया है। पियाजे के अनुसार संरक्षण समस्याओं को हल करने की योग्यता तर्कशास्त्र के 3 मूल पहलुओं के बोध पर निर्भर करती है। तर्क परिहार्थ और परिवर्ता। कथन 2 में कहा गया वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट के वस्तुओं के एक विशेषता पर केंद्रित करने और उक्त विशेषता के अनुसार वस्तुओं को सामूहिकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें जो है कि हम लोग को ऑप्शन दिया गया है 4। इसमें से ए में कहा गया कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है कि जो है कथन आपका जो है 1 और 2 दोनों गलत है। और ऑप्शन सी में कहा गया है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और डी में कहा गया कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है। तो इसका आंसर आप यदि देखिएगा तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका सही हो जाएगा। सी जो है आपका सही हो जाएगा। और ये जो है कि इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या क्या है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के 4 मुख्य अवस्था होती है। ये अवस्था क्रमबद्ध होती है तथा प्रत्येक अवस्था में बालक संयोजन एवं अनुकरण करने का व्यवहार सीखता है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था अवलोकित है। संविधि गामक 0 से 2 वर्ष सहज क्या विशेषता सहज क्रियाएं, ध्वनियाँ, स्पर्श, रसों तथा गंधों का अनुभवी और पुनरावृत्ति। पूर्व संज्ञानात्मक 2 से 7 वर्ष तक होता है। अनुकरणशीलता, अंत क्रिया कला और हम केंद्रित जोड़ घटाना संख्या का प्रयोग करना सीखता है। और आगे और देखते हैं। आगे जो है कि है मूर्त संज्ञात्मक 7 से 12 संख्या बोध वर्गीकरण कर्मानुसार व्यवस्था और पार्श्व संबंध तर्क सकता सीखता है। अमूर्त व्यवस्था 12 से अधिक का जो होता है वो जो अमूर्त अवस्था तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और परिकल्पना बोध होता है। अतः कथन 1 सत्य एवं कथन 2 असत्य, क्योंकि वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट के वस्तुओं की विशेषता पर केंद्रित करने और उक्त विशेषता के अनुसार वस्तुओं का समूहीकरण करना किसी विद्यार्थी की योग्यता पर निर्भर करता है। अब 136 नंबर, उसमें भी मैचिंग करना है। तो यहाँ पर मैचिंग जो है क्वेश्चन के अनुसार यदि देखा जाए तो आपका जो है कि आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? डी जो है आपका सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। लेकिन इसको व्याख्या के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है घनिष्ठता बनाम एकीकरण जो है 20 से लेकर 29 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। अहम असंदिष्टता बनाम भागवता जो हो गया सामान्य सेवावृत्ति से के बाद तक हो जाएगा। जन्म तक बनाम गतिहीनता वैक्स जीवन के बड़े हिस्से में हो जाएगा। अस्मिता बनाम भ्रांतियाँ जो है किशोरावस्था में हो जाएगा। ये हो गया आपका खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 में जाते हैं और उसमें भी जो है कि क्या दिया गया है? कथन दिया गया। तो कथन को हम लोग देखेंगे। कथन क्या है? कथन एक वैश्विक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम अपना प्रबंध कैसे करते हैं। कथन 2 में कहा गया सामाजिक क्षमताएं निर्धारित करती है कि हम संबंध कैसे निभाते हैं। और ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो उसके बाद जो है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। और यहाँ पर जो है कि डी में कहा गया 1 गलत है किंतु जो है 2 सही है। और इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सही वाला, वो सही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही। अब इसका जो हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दिए गए दोनों कथन सत्य है क्योंकि व्यक्ति क्षमता स्वयं के प्रबंध निर्धारित करती है तथा सामाजिक दक्षता समाज के संबंधों को समझने में मदद करती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है मैचिंग है। तो ये मैचिंग है 138 नंबर का। ए नंबर में दिया अनुदेशन, बी में दिया परिशिक्षण, सी में दिया अनुबंधन, डी में दिया मात्रारोपण। और इधर जो आपका सूची नंबर इधर में दिया गया विद्यार्थियों पर शिक्षक का विचारों का एक तरफा और शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों के साझीकरण और शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। ये आपका जो है कि आपका मैचिंग दिया गया है। तो अब जो है कि इतना मैचिंग दिया है तो अब इसका जो है कि हम लोग क्या करते हैं? मैचिंग करिए देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है आपका ए बी सी और डी। वो ए बी सी डी में आपका जो है कि क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है। तो ए में जो है इसका यदि देखा जाए तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। और इसको हम लोग थोड़ा सा व्याख्या रूप में देखते हैं। तो व्याख्या रूप में जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए अनुदेशन जो है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान, ये हो जाएगा।
उसके बाद परिशिक्षण जो है आपका शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास हो जाएगा। अनुबंधन जो है आपका जो है शिक्षक के विद्यार्थियों के विचारों का सहचारी प्रस्तुत हो जाएगा। उसके बाद मतारोपण जो है आपका विद्यार्थी पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण हो जाएगा। ये आपके जो है कि सारे सही हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 में पहुंच गए हैं। 139 में क्या है, तो जो भी है हम लोग पढ़ते हैं इसको बढ़िया से। शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार तो सम्मिलित है। 1 नंबर व्यावसायिक साहित्य, 2 नंबर व्यवसायिक कर्मी, 3 नंबर व्यावसायिक समितियाँ, 4 में जो है आपका व्यावसायिक विषयात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में जो है आपको दिया गया है केवल एक सही है, बी में बोला गया एक और माने कि दो सही है, और सी में कहा गया है कि 1 2 3 4 सही है, और डी में कहा गया इसमें से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर यदि देखा जाए तो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब ये जो है कि सब जो है सही है, 1 2 3 4 जो है कि सब आपका क्या है, सही है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है, शिक्षक को व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार से सम्मिलित है। व्यावसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यावसायिक समितियां, व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप अतः सभी विकल्प सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 140 नंबर का क्वेश्चन, निष्पादन तर्पण के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम प्रस्तुत अनिरुचक वर्ग में है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। ए नंबर में कहा गया है चुनौतीपूर्ण कार्य देना तथा भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करना। बी में कहा गया कार्यों में लगाना तथा सामाजिक समूहों समर्थन जिसमें पहचान किए जाने वाले गुंजाइश हो प्रदान करना। सी में कहा गया निष्ठ प्रशिक्षण के साथ परामर्श एवं दिशा निर्देशन देना। डी में कहा गया कार्यों को विशिष्ट व सरल बनाए रख करना। और इसका जो है कि हम लोग को जहाँ तक है कूट में ही इसका आंसर देना पड़ेगा। इसका आंसर जो आपका जो है कि बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। बी में जो है आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। छात्रों को सिखाने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न रणनीति का प्रयोग किया है ना, प्रयोग किया जाता है, जैसे निष्पादन तत्परता के रूप में जो विद्यार्थी की समझ प्रस्तुत अनिच्छुक वर्ग में है उनके लिए उसे कार्यों में लगाना तथा सामाजिक समर्थन समर्थन जिसमें पहचान दिए जाने की गुंजाइश हो प्रदान करना सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। 141 में देखते हैं शिक्षण का कौन स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। तो प्रयोग करता है तो इसका क्या है आपका जो है कि इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में क्या है, 1 नंबर स्मृति स्तर, बी में कहा गया है अबोध स्तर, सी में कहा गया विस्मृति स्तर, और डी में कहा गया स्वायत्ता विकास स्तर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी स्तर। अब इसमें जो है कि व्याख्या दिया गया है ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान 3 मॉडलों का एक समूह है जिसका उपयोग सीखने के उद्देश्यों को 3 अलग अलग डोमेन संज्ञात्मक, भावनात्मक, मनोवात्मक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। शिक्षण का विस्मृति स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। अब हम लोग 142 में जो है कि चल जाते हैं। किशोर अधिगम के निम्न में से कौन सी भावनात्मक विशेषताओं का निर्णायक महत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर समूह के दायित्व की भावना, ऑप्शन बी न्याय, पूजा और संवेदनात्मक, सी में जो है पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंध का विस्तार, डी में जो है निर्भरता, उन्मुखता और मित्र बनाना। ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि सही हो जाएगा, न्यायिक, पूजा और संवेदनाएं। अब इसमें जो है कि हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हैं। किशोर अधिगम के न्यायिक, पूजा और संवेदना जैसी भावनात्मक विशेषता निर्माणक महत्व की होती है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 143 जाते हैं। एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से विभिन्न विषय के अध्ययन में अवधारणाएं और सिद्धांतों का अबोध विश्लेषण और व्याख्या की कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिकर्ता के कौन से अभिलक्षण विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया शैक्षणिक अभिलक्षण विशेषताएं, फिर जो है सामाजिक अभिलक्षण विशेषताएं, फिर दिया गया है संवेदनात्मक अभिलक्षण विशेषताएं। अब जो है कि इसका जो है कि डी जो है कि देखा जाए तो संज्ञात्मक अभिलक्षण विशेषताएं। तो डी में जो है कि देखिए इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। डी इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। अधिकर्ता के संज्ञात्मक विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा यदि एक विद्यार्थी की औपचारिक रूप से निहित विषय के अध्ययन का अवधारणा और सिद्धांतों के अबोध विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 में जाते हैं। 144 में क्या क्या निम्नलिखित कथनों के अबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान कीजिए।
एक में दिया गया है शिक्षण तथ्यों की सूचना और स्व पठन पर बल देता है। 2 में कहा गया शिक्षण तथ्यों सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने के बढ़ावा देने के लिए एक गतिविधि है। 3 में कहा गया शिक्षण अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो सके। 4 में कहा गया शिक्षण प्रस्तुत तथ्यों के पुनः श्रवण और अभिज्ञान पर बल देता है। 5 में कहा गया है कि शिक्षक मुख्यतः विचार और स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं है ना। ए में कहा गया 1 और 2 और 3 सही है। बी में कहा गया 3, 4 और 5 सही है। सी में कहा गया 1, 4 और 5 सही है। और डी में कहा गया 2, 3 और 5 सही है। इसका आंसर आपका डी जो है कि सही हो जाएगा। 2, 3 और 5 जो है सही है। इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या करके। व्याख्या में क्या है, शिक्षण अभिवृद्धि का तात्पर्य पूर्णतः अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से है जो शिक्षण व्यवसाय को अपने ज्ञान व कौशल से अपनाना चाहते हैं। एक सफल शिक्षक के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधियां है। शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण एवं निर्वचन करने का सक्षम हो सके। शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 पहुंच चुके हैं। 145 में क्या लिखा गया है, अधिगम को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है। 1 में लिखा है सामाजिक दर्जा, 2 में प्रेरणा, और उसके बाद प्रेरणा के बाद बुद्धिमत्ता, साधारण और विशिष्टता, और 4 में संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की क्षमता। निम्नलिखित में के सही देखिए, ए में आपका 1, 2, 3, बी में जो 2, 3, 4 और सी में जो 1, 2, 4 और डी में जो 3, 4, 5। इसमें से कौन सा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी नंबर आपका, सी नंबर आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन सही है। 1, 2 और 4 जो है आपका सही है। अब इसका हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या जो है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से सामाजिक दर्जा, प्रेरणा तथा संज्ञानात्मक स्वास्थ्य ऐसे कारक हैं जिसको सामाजिक दक्षता के रूप में चिन्हित किया गया है। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बच्चा बड़ा होता है, उसकी अधिगम प्रक्रिया एवं उस वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमें एक अधिगम रूपरेखा उपलब्ध करवाता है। अधिगम हमारे अनुभवों का अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें हम अपने तथा इस अर्थ का निर्माण प्रक्रिया में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्राप्त परिशिक्षण भी अपना प्रभाव डालते हैं। और क्वेश्चन नंबर 146 में हम लोग आ गए हैं। 146 में क्या लिखा गया है, 146 में कहता है एक किशोर अधिगमता के प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उनके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है वह है। ए नंबर माता पिता से दूर रहने की प्रवृत्ति, बी नंबर मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की और चेष्टा, और सी नंबर पड़ोस के समवर्गीय के घुलना मिलना, और डी नंबर पहचान संकट। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की और चेष्टा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। एक किशोर अधिगमता के प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उनके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है और मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की ओर चेष्टा करता है। अब हम लोग अभिकथन में आते हैं। अब अधिगम और संप्रेषण क्षमता अभिप्रेरणात्मक पहलू का परस्पर संबंध नहीं है। तर्क दिया, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। इसमें जो है कि हम लोगों को क्या करना है कि अधिगम को देखना और समझना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। बी में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी जो है ए गलत है और आर सही है। और यहाँ पर इसका जो है कि हम लोग को व्याख्या यहाँ पर जो है कि इसका हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। इसमें कहा गया ए गलत है और आर जो है कि सही है। और अब हम लोग जो इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए अभिकथन अधिगम संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणा पहलू परस्पर संबंध नहीं है, गलत है, क्योंकि अधिगम और संप्रेषण क्षमता का अभिप्रेरणात्मक पहलू आपस में संबंध होते हैं। इसका एक दूसरे का प्रभाव होता है। तर्क कथन सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं, सही है। अतः ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। अब हम लोग जो है कि नीचे दिए गए कॉलम 2 का वितरण कॉलम, मतलब कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। तो एक ए में दिया संज्ञातों, बी भावनात्मक, सामाजिक, मौखिक, और इधर दिया है अन्य के साथ संबंध को जोड़ना, विचारों का प्रश्न करना। और इसको जो है कि यदि देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी जो है कि सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। और इसको जो हम लोग व्याख्या करके देखते हैं। व्याख्या
यहाँ पर देखिए व्याख्या जो है कि हम लोग बढ़िया से करके देखते हैं। तो एक संज्ञात्मक जो अमूर्त समस्या का समाधान की योग्यता हो जाएगा। भावनात्मक जो है एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की योग्यता हो जाएगा। सामाजिक हो अन्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता हो जाएगा। और डी हो जाएगा विचार को सुस्पष्ट करने की योग्यता हो जाएगा। तो आपका जो है ये जो है कि 148 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 करते हैं। विद्यार्थियों को बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है? तो इसमें ए देखा है सामाजिक गुणवत्ता, बी देखा जाए अकादमिक रणनीतियाँ, सी देखा जाए अबोध स्तर और डी देखा जाए अकादमिक विषयता। तो इसका में जो है कि आपका इसमें आपको खुद स्वयं जो है कि सोचना है। संशोधित उत्तर कुंजी में परीक्षा एजेंसी NTA के द्वारा इस वर्ष का मूल्यांकन के श्रेणी से बाहर कर दिया है, इसलिए इसको आप स्वयं सोचिए, है ना। सोचने का चीज़ है। जब वो बाहर कर दिया है तो फिर आप सोचिए बैठ के। किसी समूह के निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों का सृजन क्षमता अवरोध होती है? ऑप्शन ए इसको नहीं ए कर सकते, किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने के प्रतिमान, बी हास्य पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन, सी एक दूसरे के विचार के प्रति आदर, डी किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। तो इसका आंसर आपका जो है कि यहाँ पर ए नंबर बोला गया है, केवल ए और सी सही हो सकता है। ऑप्शन बी में कहा गया है बी और डी सही हो सकता है, और सी में कहा गया है केवल सी और बी सही होगा। डी में कहा गया केवल डी और ए जो है आपका सही होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा और व्याख्या देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है कि डी नंबर जो है आपका जो है कि सही हो जाएगा। डी नंबर में क्या दिया गया है? डी नंबर में आपका बोला गया है डी और ए जो है आपका सही है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर व्याख्या लिख दिया है। हाँ ना, किसी समूह में किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना व किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने के प्रतिमान के कारण समूह के सदस्यों का सृजन क्षमता अवरोध होती है। तो ये हम लोग जो है कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो है कि हम लोग का जो था उसमें से हम लोग कितना किए, तो ये इसमें जो 50 क्वेश्चन आज किया, टोटल जो 150 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको बार बार सुनिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ना यदि आपको लगता है कि फ़ायदा करेगा तो ज़रूर सुनिए, और यदि आपको लगता है कि नहीं फ़ायदा करेगा तो फिर सुनने से क्या फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इच्छा, आप सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं और नहीं भी सुन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।